अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द न्यूज़ रूम। मैं हूं जवेरिया जैद। बाकायदा आगाज़ करेंगे आज़ान मगरिब की ब्रेक के बाद। नाज़रीन, न्यूज़ रूम के आगाज़ में आज हम बात करेंगे इंतखाबात की, जिसकी तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं और इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान से सारे इब्हाम भी अब तकरीबन दूर हो गए हैं। अब तमाम सियासी जमातें और इलेक्शन कमीशन बाकायदा तौर पर मुतहरिक हो गए हैं। अपनी जमात को छोड़कर कुछ साथी दूसरी जमात में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं और ये सिलसिला जारी है। सियासी मैदान में हो क्या रहा है और सियासी मौसम क्या कहता है, आज के न्यूज़ रूम में हम जानेंगे। लेकिन हम असल मौसम की भी बात करेंगे। लाहौर का रुख करेंगे, जहां पे आज मसनूई बारिश की गई है, उसके असरात पर भी बात होगी। और इसके साथ साथ ये बताया जा रहा है कि तकरीबन कोई 10 इलाके हैं जहां पे ये बारिश हुई है, तो वो कौन से इलाके हैं वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और निगरान हुकूमत ने आवाम को रिलीफ किया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है, पेट्रोल में कितनी कमी की गई है और आवाम का क्या रद्द अमल है, ये भी हम जानेंगे। इसके अलावा गज़ा में जारी इसराइल के मज़ालिम का सिलसिला जारी है। कुछ दीगर इशूज़ पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मुल्क की सियासी सूरत हाल आपको बताएं, जो कि हम देख रहे हैं कि इस वक्त तमाम ही सियासी जमातें बड़ी मुतहरिक हो गई हैं। और ये मुतहरिक इसलिए भी हो गई हैं क्योंकि इलेक्शन का बिगल बाकायदा तौर पर बच चुका है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 8 फरवरी 2024 को इंतखाबी मैदान लगेगा। 20 से 22 दिसंबर तक जो उम्मीदवार हैं वो कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। 24 से 30 दिसंबर तक कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी की जाएगी। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 12 जनवरी मुकर्रर कर दी गई है। DROs की ट्रेनिंग 19 और ROs की ट्रेनिंग 17 और 18 दिसंबर को होने जा रही है। तो बाकायदा तौर पर अब बिगल बच चुका है। 8 फरवरी को इंतखाबात होने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात केस का 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने बैरिस्टर उमैर नियाज़ी को नोटिस जारी करके वजाहत भी तलब कर ली है। हुक्मनामे में ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वाज़ेह था कि कोई भी जमहूरी अमल में खलल नहीं डालेगा। उमैर नियाज़ी बज़ाहिर जमहूरी अमल डीरेल करने की कोशिश के मुर्तकिब हुए हैं, क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। हुक्मनामे के मुताबिक हाई कोर्ट ने 2753 DROs, ROs और AROs को रोक दिया था। लाहौर हाई कोर्ट ने बेगजुम्बिश कलम इंतखाबी अमल को डीरेल कर दिया। DROs और ROs को ख़ास तौर पर इंतखाबात के लिए तैनात नहीं किया गया। ये अफसरान पहले से ही बतौर इंतज़ामी अफसर फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला मुअत्तल कर दिया गया, जबकि दरख्वास्त पर मज़ीद कार्रवाई से भी रोका जाता है। तो आम इंतखाबात केस में जो तहरीरी हुक्मनामा है वो जारी हो गया है और बताया जा रहा है कि 6 सफ़ात पर ये तहरीरी हुक्मनामा था जिसको जारी किया गया है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसको तनकीद का निशाना बनाया जाता था दीगर जमातों की जानिब से, उन्होंने कहा है कि इलेक्शन का कभी बायकॉट नहीं हम करेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने पर 2/3 अक्सरियत लेने का उन्होंने दावा भी कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कभी नहीं कहा कि हमें इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हम मुतमईन नहीं हैं। अदालत यकीन दहानी कराए कि ROs फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराएंगे। उन्होंने गुफ्तगू सुनिए। नहीं, देखो फैसले हम तो एग्रीव्ड है फैसले से, टू दिस एक्सटेंट एग्रीव्ड है कि हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को ये डायरेक्शन देनी चाहिए थी कि जुडिशरी से उनको रखवा लेते बजाय इसकी कि उसको सेटिसाइड करते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आप आफ्टर ऑल फैसला है तो फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा, उसका एहतराम किया जाएगा और उस फैसले को मनोअन तस्लीम किया जाएगा। जितने सख्त सर्कमस्टांसेस में हम कंपेन कर रहे हैं, अगर ये सख्ती हमारी न हो, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, आप देखेंगे इंशाल्लाह हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी आएगी। साबिक वफाकी वज़ीर हुमायूं अख्तर, जिन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है, लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान IPP में शमूलियत का ऐलान उन्होंने किया। सानेहा 9 मई की शदीद अल्फाज में उन्होंने मजम्मत की, बोले कि शहीद जनरल का बेटा हूँ, PTI में रहना अब मुमकिन नहीं था। 9 मई वाक़यात के बाद PTI से अलहदगी इख्तियार की। 9 मई के वाक़यात के फ़ौरन बाद अलहदगी इख्तियार कर ली थी। मैं एक शहीद जर्नल का बेटा हूँ, मेरे लिए मुमकिन नहीं था कि उस दिन जो पाकिस्तान में हुआ, जो IPP की क़यादत है, मुझे इस पर पूरा इत्मीनान है और पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये जो क़यादत है ये अपना अच्छा एक मुस्बत किरदार अदा करेगी। और इसमें मेरे जो थोड़ी बहुत सलाहियत है, मैं इस पूरे औकार लाते हुए अपनी इस क़यादत का जहांगीर तरीन साहब का, अलीम खान साहब का और बाकी मेरे साथी हैं, मैं पेशाना बशाना चलूँगा।
जहांगीर तरीन ने हुमायूं अख्तर खान को IPP में शमूलियत पर खुशामदीद कहा। वो बोले कि हुमायूं अख्तर खान IPP के सीनियर नायब सदर होंगे। उनकी गुफ्तगू भी सुनिए। आज मुझे बहुत खुशी है कि मेरे भाई हुमायूं अख्तर खान ने फैसला किया है कि वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन करें। मैं उनको बहुत वेलकम करता हूँ और हुमायूं खान का पुराना ताल्लुक़ है हमारे साथ, सियासी भी और वैसे मेरे भाई हैं, तो मुझे दिली खुशी है कि ये फैसला हुआ है और आज हमारी पार्टी को ये ज्वाइन कर रहे हैं। और ये भी मैं अनाउंस करूँ, ये बता दूँ आपको कि ये हुमायूं अख्तर खान जो है वो हमारी पार्टी के अल्लाह के फजल से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी नॉमिनेट हो गए हैं और वो SVP हो गए। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान ने कहा कि किसी की गर्दन उतार कर अपनी सियासत नहीं चमकाएंगे। मुस्लिम लीग नून से तमाम बातों पर बातचीत चल रही है। अभी तक नून लीग से कोई इत्तेहाद हमारा नहीं हुआ। मुज़ाकरात ज़रूर हो रहे हैं और मुज़ाकरात मुकम्मल हुए तो नतीजा सबके सामने आ जाएगा। खान साहब जो हैं वो इंशाल्लाह ताला IPP के प्लेटफॉर्म से अपनी सियासत में इंशाल्लाह जो उनका एक मकाम है उसको लेके आगे बढ़ेंगे और इंशाल्लाह हमारे लिए एक कलीदी जो है वो प्लेयर की हैसियत इख्तियार करते हुए IPP को भी मजबूत करेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान को भी मजबूत करेंगे। हमारा अभी तक PMLN से कोई इत्तेहाद नहीं हुआ, तो कैटेगोरिकली एक तो ये बात क्लियर कर। हमारे मुज़ाकरात ज़रूर हो रहे हैं हमारी पार्टी की तरफ से। हमारे साखा हकवानी साहब जो है उसकी रहनुमाई कर रहे हैं और वो जो मुज़ाकराती टीम है वो उनके साथ बात कर रही है। किसको कहां से उम्मीदवार बनाया जाए, नून लीग के बड़ों की भी बैठक आज फिर हुई है। इंतखाबी उम्मीदवारों को टिकट्स देने की हतमी तजावीज़ पर गौर किया गया है। कायद नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हुआ। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद। भावलपुर डिवीज़न के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए गए। नवाज शरीफ उम्मीदवारों से अलग अलग मुलाकातें करके ये इंटरव्यू कर रहे हैं। इजलास में चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ और सदर पंजाब राना सनाउल्लाह समेत दीगर सीनियर रहनुमा भी शरीक हुए। आज के इजलास में भावलपुर में काफ लीग के साथ मुमकिन सीट एडजस्टमेंट पर भी बात होगी। तो आइंदा इलेक्शन में किसको कहां से उम्मीदवार बनाना है, ये एक अहम सवाल है और नून लीग को तगड़े उम्मीदवारों की तलाश है क्योंकि इंतखाबात की आमद है और ऐसे में हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की तैयारियां भी ज़ोरों शोर से जारी हैं और सियासी जमातें भी अब बहुत ज़्यादा मुतहरिक हो गई हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास अब बहुत ज़्यादा काम होगा। उनकी क्या तैयारियां हैं और अब आगे क्या प्रोसीजर होगा इलेक्शन कमीशन का, जान लेते हैं। शबिया नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। जी शबिया, बताएगा, इंतखाबी शेड्यूल आ चुका है, 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं। अब क्या पैटर्न होगा इलेक्शन कमीशन का, किस तरह से अब आगे लेके चलेंगे इस प्रोसेस को? कमीशन ने कल जो एक तारीख दी थी 15 दिसंबर, उसमें जो इंतखाबी शेड्यूल जारी करना था, तो 12 बजने में कुछ ही वक्त बाकी था जब इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी शेड्यूल जो है वो जारी किया गया और उसके मुताबिक जो है 20 से 22 दिसंबर तक जो है वो उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। 23 दिसंबर को जो उम्मीदवार है उनकी फहरिस्त जारी की जाएगी, जबकि 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक जो है उन जो कागजात है उनकी जांच पड़ताल होगी और उसके बाद 3 जनवरी को जो अपीलें मंजूरी या मुस्तरद की गई जो हैं उन पर समाअत होगी और 10 जनवरी को अपीलों पर जो अपीलेट अथॉरिटी के फैसलों का आखिरी रोज होगा। 11 जनवरी वो दिन होगा जब जो उम्मीदवारों की फहरिस्त है उस पर नजर सानी की जाएगी और 12 जनवरी को आखिरी तारीख है कि अगर कोई उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी वापस लेना चाहता है तो आखिरी दिन होगा 12 जनवरी, जबकि 13 जनवरी को जो है वो इंतखाबी निशान लॉट कर दिया जाएगा। तो उसके बाद हम ये देखेंगे कि वो तमाम उम्मीदवार, वो तमाम सियासी पार्टियां जब उनको इंतखाबी निशान लॉट कर दिए जाएंगे तो उसके बाद हमें पूरे मुल्क में एक जो इलेक्शन है उसकी गहमा गहमी नजर आएगी। अभी तक जो इलेक्शन की तैयारियां हैं, जो सरगर्मियां हैं, वो हमें इलेक्शन कमीशन तक नजर आ रही हैं, लेकिन 13 जनवरी के बाद हम देखेंगे कि कैंपेन जो है मुख्तलिफ सियासी जमातों की वो शुरू हो जाएगी और इलेक्शन कमीशन का भी यही कहना है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 8 फरवरी जो है वो पोलिंग डे होगा, तो जो शेड्यूल भी जारी किया गया उसके मुताबिक 8 फरवरी को ही इंतखाबात का जो वो पोलिंग डे है वो 8 फरवरी ही होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शबिया नकवी, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रही थी। इलेक्शन कमीशन मुतहरिक है और इसी तरह से सियासी जमातें भी अब बाकायदा तौर पर मुतहरिक हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट का हम रुख कर लेते हैं जहां पे आम इंतखाबात केस का 6 सफ़ात पर मुश्तमिल जो तहरीरी फ़ैसला है वो जारी कर दिया गया था।
मुस्लिम लीग नून भी इस वक्त हमें खासी मुतहर्रिक नज़र आ रही है और हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से अब इंटरव्यूज़ की जा रहे हैं, तगड़े उम्मीदवार होने चाहिए। इसी पे बात करने के लिए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा रफ़ीक रिजवाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। रिजवाना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रिजवाना साहब, अब बाकायदा तौर पे हम देख रहे हैं कि जब इलेक्शन शेड्यूल जारी हो चुका है तो जितने भी अबहाम थे वो दम तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इंतखाबात 8 फरवरी को होने जा रहे हैं और नून लीग इस वक्त तगड़े उम्मीदवारों की तलाश में है। बताइएगा कि आज भी एक इजलास होने जा रहा है और उसमें भी उम्मीदवारों की सिलेक्शन होगी। अब नून लीग का अगला लाए अमल क्या होगा? देखिए, नून लीग तगड़े उम्मीदवारों की तलाश में नहीं है। नून लीग के पास माशाल्लाह जो एप्लीकेंट्स हैं टू गेट द टिकट ऑफ द पार्टी, उनमें अक्सरियत ही तगड़े उम्मीदवार हैं माशाल्लाह। कई दफा वो इलेक्शन लड़ भी चुके, जीत भी चुके, मासिवाय 2018 के भी उस हालात में जो जिसके अब बैकग्राउंड में जाने की जरूरत नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर कंफर्टेबल, इंशाल्लाह हम बड़े भरपूर तरीके से, और हमारी वाहिद ही पार्टी है जिसका इतना बड़ा पार्लिमानी बोर्ड इतने दिनों से मुसलसल जो है वो उम्मीदवारों को इंटरव्यू कर रहा है। तो ये अच्छा साइन है और हर जमात को ये काम शुरू कर रही हैं। जो रिजवाना साहब, इससे पहले जिस तरह से हम कल भी आपसे बात कर रहे थे और आपने शहबाज शरीफ साहब का जिक्र किया जब उन्होंने पीटीआई के बारे में बात की थी और कह रहे थे कि वो डिलेइंग टैक्टिक को यूज़ कर रहे हैं कि इंतखाबात ना हो, लेकिन आज चेयरमैन पीटीआई ने ये कहा है कि हमें इंतखाबात से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ ये अश्योरिटी चाहिए कि जो आरओज़ और डीआरओज़ हैं वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश नहीं हैं। देखिए, वो तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, आईनी जिम्मेदारी है आर्टिकल 218 के तहत। तो उनके जो एप्रीहेंशन है वो सुप्रीम कोर्ट ने गालिबन अपने फैसले में इसका भी जिक्र किया है कि सारी ही इंतजामिया को, सारी ही एग्जेक्टिव को बुरद इल्जाम ठहरा के और उस नोटिफिकेशन को चैलेंज कर देना मुनासिब नहीं है। हाँ, इलेक्शन लॉज में लिखा हुआ है, इलेक्शन एक्ट में लिखा हुआ है, इलेक्शन कमीशन के पास एतराज किया जा सकता है, शिकायत की जा सकती है इनफरादी तौर पर या इज्तिमाई तौर पर। किसी इलाके में अगर इंतखाबी अमले के खिलाफ कोई ऐसी शिकायत हो वक्त से पहले, ये वावेला कबल अज मर्ग वाली बात है, वक्त से पहले इन बातों का कोई वजन नहीं है। और मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब मजीद इसमें गुफ्तगू की गुंजाइश भी नहीं है। अच्छा रिजवाना साहब, जो दीगर सियासी जमातें, अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें तो उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए और पीटीआई कहती है कि हमें प्लेइंग फील्ड ही दे दें, तो बड़े चिकते नजर आ रहे हैं। प्लेइंग फील्ड ही है, लेवल सबके लिए बराबर है। अब कोई समझे कि मुझे लेवल प्लेइंग वो फील्ड दे 2018 के इलेक्शन में था, वो तो शायद मुश्किल से अब किसी को नसीब हो। जी बहुत शुक्रिया। रफ़ीक रिजवाना साहब, रहनुमा नून लीग, हमारे साथ मौजूद थे और इंतखाबात के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। जो दीगर सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पर भी बात हो रही थी। और इसके साथ साथ अब हम मुल्क का जो मजमूई मौसम है उसकी हम बात कर लेते हैं। और अगर ख़ास तौर पे हम लाहौर की बात करें जहाँ पे स्मॉग का राज बड़े अरसे से बरकरार है, लेकिन आज जनाब लाहौर में मसनूई बारिश का तजर्बा किया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि यूएई हुकूमत के ताउन से मसनूई बारिश की गई है और बारिश के दौरान 48 फ्लेयर्स फायर किए गए हैं। लाहौर के 10 इलाकों में बूंदाबांदी हुई। बारिश के असरात का रात तक पता चल जाएगा। मसनूई बारिश पर 35 करोड़ रुपए के खर्च की जो खबर है वो भी गलत है। 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। पाकिस्तान का पहला एक्सपीरियंस था जो हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाब हो गया। जैसे ही हमें थोड़े से बादल नज़र आए, बल्कि 10-12 दिन तो हो गए थे, एक भी बादल नहीं आ रहा था। आपको पता है इस टाइम आज सुबह भी लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर था और ये एक्सपेरिमेंट करना कोई आसान चीज़ नहीं थी। और इसमें हम यूएई गवर्नमेंट के, यूएई प्रेसिडेंट के, हमारे फेडरल गवर्नमेंट, हमारे इदारे, उन सब ने हमें सपोर्ट किया और उसके बाद ये मुमकिन हुआ। लाहौर के तकरीबन 10 इलाकों में जो है वो बारिश ऑलरेडी हो गई है, हल्की फुल्की बारिश है। इसका कुछ इम्पैक्ट अभी थोड़ी देर बाद आएगा। ये दूसरा मिशन है, उसका भी रिज़ल्ट इंशाल्लाह शाम तक, रात तक उसका भी रिज़ल्ट आ जाएगा। लेकिन लाहौर में ओवरऑल तकरीबन मेजॉरिटी जगहों पे बारिश हो गई है।
हमारे नुमाइंदे राना वहीद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। राना वहीद, ये तो बताइएगा कि मसनूई बारिश के लिए क्या तरीक़ाकार था जिसको फॉलो किया गया, और 10 इलाके लाहौर के बताए जा रहे हैं कि जहाँ पे मसनूई बारिश हुई, कहाँ पे हुई है बारिश? जी बिल्कुल, आज जो है लाहौर के अंदर जो पहला तजर्बा किया गया है मसनूई बारिश का, जिसमें यूएई की जो टीम है वो यहाँ पे 15 दिन से जो है लाहौर के अंदर मौजूद है, जो कि इस जो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, चूंकि इसके लिए जो अगर बात की जाए जो मसनूई बारिश है, इसके लिए ये बादल का होना आसमान पर काफी नहीं है, बल्कि मौजूद बादल का होना जो है वो जरूरी है। और इसके लिए जो स्पेशल बादल होते हैं जिसमें ये क्लाउड सीड फायर करते हैं और उसके बाद फिर जो है बारिश बरसती है। अब बात करते हैं कि लाहौर के 10 इलाके जहां पे मुख्तलिफ जगहों के ऊपर बूंदाबांदी जो है हमें देखने को मिली, जबकि जो बाज़ाब्ता तौर पर जिस तरह बारिश होती है उस तरह तो ये बारिश नहीं हुई। लेकिन ये है कि लाहौर का जो एयरपोर्ट का इलाका है, गुलबर्ग है, जे रोड है, मार रोड है, ये इन इलाकों के अंदर जो है ये हल्की बूंदाबांदी जो है वो हुई है। जबकि इसमें जो एक्सपर्ट हैं, जो मसनूई बारिश की जो टीम है, उनसे एक हमारे ज़राए हैं, उनसे हमारी बात हुई है। उनका ये कहना है कि इसके आफ्टर शॉक्स होते हैं। पहला जब हम इसका जो मिशन करते हैं तो फिर उसके बाद जो है जो क्रिस्टल जो सीड जो है वो जो धुएं के अंदर जो है वो बादल में छोड़े जाते हैं, फेंके जाते हैं। अच्छा राना वहीद, ये बताएगा कि कहा जा रहा है कि ये जो असरात हैं इस बारिश के वो थोड़ी देर तक का पता चलेंगे, तो कब तक इसके असरात पता चलेंगे और वो असरात क्या होंगे जिससे पता चलेगा कि ये तजुर्बा कामयाब रहा है? देखिए, इसमें मैंने जैसे आपको बताया ना कि इसमें जो आफ्टर शॉक्स होते हैं, इसके जो सीड जो फायर करते हैं क्लाउड के, उसके क्लाउड के अंदर, उसमें जो है उसके बाद जो है ये फिर मजीद जो है बारिश होने का इम्कान पैदा होता है। चूंकि हर बादल जो है वो बरसने वाला नहीं होता, तो इसके लिए जो मौजूद बादल है उसका इंतजार किया जाता है। अब जो इसका फॉलो अप मिशन होगा उसमें भी जो बादल का इंतजार किया जा रहा है, जो ही उनको मौजूद बादल मिलेंगे फिर उसमें जो है वो फायर करेंगे सीड, और फिर उसके बाद जो है इसकी एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि मजीद बारिश होगी। चूंकि इसका तकरीबन जो है 24 घंटे का दुरानिया होता है, चूंकि जब इसका फॉलो अप मिशन हो जाएगा फिर उसके 12 घंटे के अंदर जो है मजीद बारिश होने का भी इम्कान होता है। तो ये एक सूरत हाल है। और इसमें चूंकि जब बादल और सीड जो है मिलते हैं, मौजूद बादल मिलते हैं, तो फिर अच्छा राना वहीद, इससे पहले जब ये तजुर्बा नहीं किया गया था तो ये कहा जा रहा था कि बड़ा महंगा ये तजुर्बा हो सकता है, कोई 35 करोड़ इस पे लग सकते हैं। लेकिन आज निगरान वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ, और यूएई का उन्होंने शुक्रिया अदा किया इस पे। देखें, जो हालिया जो गुज़िश्ता हफ्ते जो वज़ीर आला निगरान है मोहसिन नकवी, जब वो यूएई गए थे तो वहां पे उनकी जो मामलात थे वो चल रहे थे। पहले भी एक जो टीम है वो यहाँ से पंजाब हुकूमत की गई थी और उनके साथ मामला तय हुए थे, जबकि बज़ाहिर जो इसका तखमीना लगाया गया था बारिश बरसाने का वो 35 करोड़ रुपया था। लेकिन अब जो है चूंकि वज़ीर आला पंजाब ने इस बात को क्लियर कर दिया है, आज उन्हें वाज़ेह तौर पर कहा है कि पंजाब हुकूमत का 1 रुपया भी खर्च नहीं आया, जबकि यूएई हुकूमत की जानिब से ये तोहफा था जो कि उनका पहले वो तजर्बा करते रहते हैं वहां पे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो लाहौर के अंदर ये पहला तजर्बा था, चूंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो खतरनाक हद को छू रहा है। आज भी लाहौर जो है वो आलूदगी में पहले नंबर पर है जो शहरों के अंदर। तो ये बड़ी सूरत हाल जो है वो तशवीशनाक है। दूसरी जो बड़ी बात ये है कि ये तो मसनूई बारिश जो है ये तो वक्ती तौर पर जो है वो काम करती है, लेकिन ठीक है, वक्ती तौर पर ये बारिश काम करती है और 10 इलाकों में बारिश हुई है। अब कुछ देर बाद इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं उनका पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया राना वहीद, आप हमें इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी जेहलम पेट दादन रोड केस में गिरफ्तार हो गए हैं। नैब ने अडयाला जेल में गिरफ्तारी डाल दी है। नैब ने सेशन अदालत से वारंट तामील की इजाज़त भी दी थी। नैब अदालत से फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा भी करेगी और नैब के मुताबिक फवाद चौधरी पर करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस का इल्ज़ाम है। सेक्शन 24A के तहत फवाद चौधरी के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। फवाद चौधरी जिनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो गया है, करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस का इल्ज़ाम है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं, साकिब सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब बताइएगा, एक और केस में गिरफ्तारी डाल दी गई है फवाद चौधरी की?
जी बिल्कुल, जैसे कि साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। चेयरमैन नैब की मंजूरी के बाद फवाद चौधरी की वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी गई। वारंट गिरफ्तारी जो है वो जेलम पिन डडन रोड केस के मुतालिक उनकी गिरफ्तारी जारी की गई है। वारंट में कहा गया है कि फवाद चौधरी को गिरफ्तारी के बाद अदालत पेश किया जाए, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद इंक्वायरी की जा सकेगी। दूसरी जानिब नैब हुकाम की जानिब से मकामी अदालत का रुख किया। मकामी अदालत के जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में इसकी केस की समाअत हुई और समाअत जो है जज यासिर महमूद ने की। नैब हुकाम और तफ्तीशी अफसर भी अदालत के सामने पेश हुए। नैब का कहना था कि हमें जो है जैसे कि फवाद चौधरी इस वक्त पे अडयाला जेल में है, वो अदालती केस स्टडी में है, हमें जैसे कि तामील की जाए, गिरफ्तारी की तामील की जाए और जिसके बाद अदालत ने तामील की इजाजत देते हुए अडयाला जेल को भी हिदायत दी कि इनकी गिरफ्तारी डाली जाए। जैसे कि फवाद चौधरी को जो है 4 नवंबर को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले भी एंटी करप्शन केस में जो है एंटी करप्शन ने उसकी जो रिमांड की इस्तदा की गई थी जो मुस्तरद कर दी थी। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस हवाले से। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी जेहलम पिंड डाडन रोड केस में उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है, यानी उनकी जो मुश्किलात है उनमें कमी नहीं बल्कि इजाफा ही देखने को मिल रहा है। सिंध के निगरान वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ की बात करते हैं, जिन्होंने द न्यूज़ रूम के एंकर उबैदुल्ला सिद्दीकी से गुफ्तगू की है और कहा है कि सिंध में सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिली है। इलेक्शन कमीशन कवानीन के मुताबिक PTI को पूरा हक मिलेगा। IG सिंध को चाहिए कि राव अनवार से तहकीकात करें। उनकी गुफ्तगू आप ज़रा सुनिए खुद ही। इस वक्त हम निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब के साथ मौजूद हैं और सिंध के निगरानों ने अब तक क्या किया है और इलेक्शन डे को साफ शफाफ और गैर जानिबदार बनाने के लिए जो इनका किरदार है उसमें किस हद तक ये किरदार अदा कर सकते हैं, कितने बाइख्तियार हैं या नहीं, इनसे ज़रा जान लेते हैं, मामलात को समझ लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अच्छा, बुनियादी तौर पर इलेक्शन की जो तारीख है, इस बीच आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है और आप इस जिम्मेदारी को अदा करने में किस हद तक आज़ाद हैं? देखें, इसमें 2-3 बातें। एक तो हमारा निगरान हुकूमत का काम जो है वो है कि इलेक्शन करवाना। मेरी एज ए होम मिनिस्टर जिम्मेदारी है कि कराची को स्ट्रीट क्राइम फ्री करना, फिर जो ड्रग्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं बच्चे स्कूल में उनको कंट्रोल करना, एंटी स्मगलिंग, जो डीजल, ऑयल, छालिया सब चीज़ें वो हमने बड़ी सख्ती से स्टॉप की हैं। और नंबर 4 मेरा मेन एम कराची में जो कच्चे का ऑपरेशन हैं जहाँ डिकॉइट्स बहुत ज़्यादा हैं वहाँ मेंटेन करना, ऑपरेशन करना, डिकॉइट्स को ख़त्म करना, लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाना। और जब भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो डेट देता है उसके ऊपर हमने इलेक्शन करवाने हैं, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। इसके लिए हमने पूरी तैयारी की हुई है। वी हैव डन एवरी होमवर्क। हमने सेंसिटिव एरियाज वर्कआउट किए, कौन से पुलिस स्टेशन है, हमें कहाँ रेंजर्स चाहिए और अगर हमें आर्मी मिलती है तो वो हमने उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है। बेसिकली वी वांट कि आर्मी को हम एक एज ए क्विक रिएक्शन फोर्स के तौर पे इस्तेमाल करें। 5, 10, 15 पुलिस स्टेशन के सेंट्रली लोकेट कर दें। कहीं एमरजेंसी हो तो उनको इमीडिएटली 10-15 मिनट दे शुड बी एबल टू रीच देयर। इससे पहले रेंजर्स है, पुलिस कंट्रोल कर सकती है। कराची में हमने तकरीबन 55 to 60 डिकॉइट्स मारे हमने और इससे ज़्यादा हमने ज़ख्मी किए हैं। फिर उसके बाद अरेस्ट करें। इन्वेस्टिगेशन तरीका हमने चेंज कर दिया है कि पहले होता था कि एक मुजरिम पकड़ा, उसने गया जेल, 1 हफ्ते में जमानत लेके आ गया। प्रोसिक्यूशन की वीकनेस, प्रोसिक्यूशन, तो अब हमने प्रोसिक्यूशन इम्प्रूव किया। सेकंड, हम लिख रहे हैं साथ उसके अंदर कि ये कितनी दफ़ा पहले इसने ये जुर्म किया, ताकि जज फैसला कर सोचे कि आदि मुजरिम है, इसको लंबी जेल दे। अच्छा, आपकी या दीगर निगरानों की जब मैं बातें सुनता हूँ तो मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि मैं उन लोगों के साथ बैठा हुआ हूँ जो 5 साल मंसूबा लेकर आए हैं। ऐसा क्यों है? देखें, वजह यह है कि एटलीस्ट मेरा एम ये है कि कराची में चाहे अभी हमें 3 महीने हो गए हैं, 1-1.5 महीना और लग जाता है, वट एवर इट हैपन, वी हैव टू टेक इट कि वी आर हेयर फॉर लॉन्ग टाइम। द पर्पज़ इज़ कि वी वांट कि कोई ऐसा काम करके जाएं जिस पर एक तो हमें याद करें, नंबर स्टैंडर्ड ऐसा कर दें कि दूसरी जो हुकूमत आएगी उसको चेंज करने में प्रॉब्लम हो। स्टैंडर्ड ऐसे आप भी सियासी क़ुव्वतों के साथ मुकाबले में हैं? मुकाबला नहीं है। वी वांट अवाम, देखें, वी आर हेयर टू सर्व द पीपल ऑफ पाकिस्तान। वी आर नॉट कि हम बॉसेस नहीं हैं, वी आर इनके हम वो खिदमत करने के लिए ऑनेस्टली। तो इस लिहाज से गरीब आदमी मेरे पास ऑफिस में कोई भी आता है, कोई लैंड ग्रैबिंग,
मैंने अभी तक 3 महीने में एक भी लैंड ग्रैबिंग नहीं होने दी है। अपने ट्रेन में मैंने ये तहैया किया हुआ है जिसका और अगर किसी पर गलत कब्जा है, जायज़ पेपर है, उसकी मैंने टीम बनाई हुई है, वो DIG के पास जाता है, वो कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर को भेजता है, पूरा रेवेन्यू चेक करते हैं, मैंने सेटिस्फाइड देन दे एनक्रोचमेंट वालों के 3 वो एक्शन करते हैं। एक तो ये है बिज़नेस के लिए बेस्ट हमने कोशिश करें कि बिज़नेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करें, और वो यही कि इनको प्रेशर ना हो, नंबर 2 उनको कोई भताखोरी ना हो, मनी एक्सटॉर्शन ना हो, नंबर 3 उनको कोई थ्रेट ना आते हों, और उसके साथ आपने स्टॉक एक्सचेंज देखेंगे कहाँ जा रही है इस वक्त। दिस स्पीक्स के बिजनेस इज़ फ्लरिशिंग और इकनॉमिक एक्टिविटी यहाँ जनरेट होती है, यहाँ से सब कुछ आता है। तो इसलिए पूरी कोशिश है कि बिज़नेस कम्युनिटी अपना बिज़नेस करे, कारोबार करे, खुशहाली आए, ताकि लोग जो हैं वो आराम से अपने कारोबार में करें और अननेसेसरी हरासमेंट उनकी ख़त्म। अब बड़ा क्लियर एंड ब्लंट सवाल आपसे करते हैं ब्रिगेडियर साहब, 8 फरवरी 2024 इलेक्शन डे, आप एज अ केयर टेकर कैसे मेक श्योर करेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट नामी कोई भी शय उस दिन को ख़राब ना करे? देखें, कोई ख़राब इसलिए नहीं करेगी कि एस्टेब्लिशमेंट एवरीबॉडी वांट्स फेयर एंड फ्री इलेक्शंस, और आर्मी का इमेज जो हमारा डाउन, वी वांट के शुड बी रिट्रीव्ड इकॉनमी रिवाइवल से और ट्रांसफर्ड इलेक्शन के साथ, ये दोनों चीज़ें लिंक है। और मैंने ख़ुद भी मैं विज़िट करूँगा, मैंने प्रॉपर 3-4 दिन पहले हम मॉक रिहर्सल भी करेंगे कि अगर कहीं पर कोई इमरजेंसी होती है उसको हमने कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कितनी देर में कोई करेक्शन फोर्स आती है, कितनी देर में पुलिस और रेंजर मिलकर उसको पहले ठीक करते हैं, अगर कोई बैलेट पे की प्रॉब्लम हो रही है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। और साथ ही साथ मैंने ये बड़ा क्लियर उनको पावर्स हम दे देंगे ये डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स को जी, वो दे कैन टेक एक्शन ऑल्सो, और जो गलत करेगा उसको इमीडिएटली सजा देंगे, देर एंड देर सस्पेंड करेंगे। ये एटलीस्ट आई माई सेल्फ चीफ मिनिस्टर वी आर वेरी क्लियर, और इसके ऊपर हम सख्ती से अमल करें। ये तो नहीं होगा कि उस दिन सब कुछ होता रहे और आपसे जब शाम में हम पूछें तो आप कहें ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप बेखबर हो और काम करने वाले अपना काम कर दें? इतनी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया होगा, इंटरनेट आपके हमारा मीडिया डोमेस्टिक बहुत इस वक्त लाइव है, तो ये अब वो ज़माने गुजर गए, मेरा नहीं ख्याल क्या था कुछ हो सकेगा, आप होने भी नहीं देंगे। अगर सियासी जमातों ने कहा, आखिरी सवाल आपसे करते हैं कि हमें हर पोलिंग स्टेशन पर एक फौजी जवान चाहिए ताकि हम मामले को जो है वो, एटलीस्ट आई विल नॉट रिकमेंड, एक जवान क्या करेगा, व्हाट कैन यू डू। इससे बेहतर है कि हम उसको कलेक्टिव रखें, और जिस पुलिस से प्रॉब्लम होती है 10 मिनट में दे शुड बी रीच देयर। मैंने अगर 10-15 का क्लस्टर बनाऊंगा पुलिस स्टेशन का, तो ऐसे सेंट्रल प्लेस करूंगा उसको क्विक करेक्शन फोर्स कि वो हर जगह पर कम्युनिकेशन होगा वायरलेस, दे कैन रिस्पॉन्ड विद इन 10 to 15 मिनट। आखिरी सवाल, एक और आखिरी, 8 फरवरी को आप जा रहे हैं? 100% जिस दिन इलेक्शन हो जाएंगे 8 फरवरी, तो आई वुड से अनदर 7-10 डेज मोर, क्योंकि फिर जब इलेक्शन होते हैं, फिर असेंबली बनती है, स्पीकर बनता है, चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट होता है, चीफ मिनिस्टर फिर अपनी कैबिनेट बनाता है, तो वो टाइम होगा। अदरवाइज वी आर आज इलेक्शन कराएं, जिस दिन इलेक्शन ख़त्म हो गए हमने डन अ जॉब, और उसके बाद वहाँ उनसे चाय पिएंगे। अब हम भी आपसे चाय पीते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ उबैदुल्ला सिद्दीकी के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। इंतखाबात के हवाले से ये बात हो रही थी, इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से बात हो रही थी, सिक्योरिटी के हवाले से बात हो रही थी, वो हमने जानी। लेकिन अभी हम आपको एक अच्छी खबर देते हैं जो कि निगरान हुकूमत ने सुनाई है। महंगाई के सताए आवाम के लिए एक बड़ा रिलीफ सामने आया है। पेट्रोल 14 रुपये फ़ी लीटर सस्ता कर दिया गया है। नई कीमत 267 रुपये 34 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। मट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपये 14 पैसे कमी की गई है। नई कीमत 191 रुपये 2 पैसे मुकर्रर कर दी गई है, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इत्तलाक भी हो चुका है। तो निगरान हुकूमत की जानिब से आवाम को एक बड़ा रिलीफ दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है और आवाम यकीनन इस कमी को बहुत अच्छे तरीके से इसको वेलकम कह रही है और ये भी कह रही है कि ये कमी खासी खुशाइंद है। आवाम ने क्या कहा है वो ज़रा सुनिए। जिस तरह का हाल चल रहा है ना जी, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, ये थोड़ी थोड़ी जो खुशी है ना, ये हमारे हालात, हमारी सोच को थोड़ा सा बदलती है। तो मैं तो अपील करूंगा कि ये और कमी होनी चाहिए। जी बिल्कुल कमी आई है, हाँ बिल्कुल फ़ायदा होगा आवाम को। हाँ जी 258 रुपये हो गया लीटर पेट्रोल, बिल्कुल फ़ायदा होगा आवाम को। इंटरनेशनल मार्केट में जितनी प्राइसेस कम हुई है, मेरा 60 से 65 रुपये अभी भी हम ज़्यादा दे रहे हैं पर लीटर। तो रिलीफ जो है ये तो बेवकूफ़ बनाया है सिर्फ हमें।
लेकिन IMF ने एक बार फिर पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा कर दिया है। गरीबों और मिडिल क्लास मुलाजमीन पर टैक्स इजाफे की तजावीज़ उन्होंने दे दी हैं। तनख्वाहदार और कारोबार पर आमदनी के लिहाज से आयद टैक्स को महदूद करार दे दिया है। हुकूमत कोई अशिया पर सेल्स टैक्स को 18% करने की भी तजवीज़ है। IMF का कहना है कि आमदनी के लिहाज से टैक्स की हदूद को 7 से कम करके 4 किया जाए। तो एक बार फिर IMF ने डू मोर का मुतालबा कर दिया है। मुल्क की मईशत को कैसे बेहतर बनाया जाए, ये एक अहम सवाल है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ है, मुतल्लिका वजारतों ने अपने मनसूबों पर पेशरफ से मुतल्लिक इस पर ब्रीफिंग दी है। इजलास के शुरका का मंजूर शुदा मनसूबों को मुकर्ररा वक्त में अमल दरामद पर जोर, मुख्तलिफ शोबों के माबैन इत्तफाक राय कायम करने के हवाले से भी इस इजलास में गुफ्तगू की गई है। तो मुल्क की मईशत को कैसे बेहतर बनाया जाए, इस सिलसिले में एक इजलास हुआ था जिसमें तमाम तर जो इससे रिलेटेड उमूर थे वो ज़ेरे गौर रहे हैं। इससे पहले हम देख रहे थे कि स्टॉक मार्केट की सूरत हाल भी कुछ बेहतरी की जानिब गामजन थी। रवां हफ्ते की बात करें तो रुपए की डॉलर पर बरतरी बरकरार रही। इंटरबैंक में डॉलर 61 पैसे सस्ता हुआ, 283 रुपये 26 पैसे का हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 25 पैसे कमी हुई है, 284 रुपये 50 पैसे पर बंद हुआ है। उधर रवां हफ्ते पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहा। हफ्ते के आगाज़ पर कमी और इख्तितामी दिनों में मार्केट में तेज़ी देखी गई। मजमूई तौर पर 100 इंडेक्स में 93 पॉइंट्स की कमी रही। मार्केट 66,130 पॉइंट्स पर बंद हुई। तो स्टॉक एक्सचेंज में हमने देखा कि उतार चढ़ाव का सिलसिला रहा। रवां हफ्ते अगर हम देखें तो रुपए की डॉलर पर बरतरी रही। इंटरबैंक में डॉलर 61 पैसे सस्ता हुआ, 283 रुपये 26 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 25 पैसे कमी हुई और इस तरह से 284 रुपये 50 पैसे पर बंद हुआ। उधर रवां हफ्ते पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव रहा। हफ्ते के आगाज़ पर कमी और इख्तितामी दिनों में मार्केट में तेज़ी भी देखने को मिली। और अगर हम मजमूई तौर पर बात करें तो 100 इंडेक्स में 93 पॉइंट्स की कमी रही। मार्केट 66,130 पॉइंट्स पर बंद हुई। ये पूरे हफ्ते की सूरत हाल थी जो कि हम आपको स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से बता रहे थे। अभी दिन भर क्या हम 20 खबरें सुपर 20 में। अभी आपको बताएं कि पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का 11वां इजलास हुआ। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने मुश्तरका तौर पर इजलास की सदारत की है। भावलपुर डिवीज़न से कौमी असम्बली की कुल 15 और सूबाई असम्बली की 31 नशस्तों के लिए इंटरव्यूज़ किए गए। इजलास में मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह समेत दीगर सीनियर रहनुमा भी शरीक हुए हैं। तो ये इजलास किया गया है, बड़ों की बैठक हुई है। इंतखाबी उम्मीदवारों को टिकटें देने की हतमी तजावीज़ पर गौर किया गया है। आइंदा इलेक्शन में किसको कहां से उम्मीदवार बनाया जाएगा, इस इजलास में ये फैसला किया गया है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों ने इसकी सदारत भी की है और आइंदा आने वाले इंतखाबात में उम्मीदवारों के हवाले से इस इजलास में गुफ्तगू हुई है और मुख्तलिफ उमूर ज़ेरे गौर रहे। और साथ ही साथ ये फैसला किया जा रहा है कि किस उम्मीदवार को चुना जाएगा। हतमी तजावीज़ उन पे गौर किया गया है। इस इजलास का अहवाल जान लेते हैं। ज़ुहेब हसन काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुहेब, बताइएगा इस इजलास में क्या अहम फैसले किए गए और कौन कौन इस इजलास में शरीक था? बिल्कुल, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का 11वां पार्लिमानी बोर्ड का इजलास था और इजलास में की सदारत नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ कर रहे हैं, जबकि दीगर पार्लिमानी बोर्ड के जो मेंबरान हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं उसमें शरीक होते हैं, जिनमें मरियम नवाज, हमजा शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, सरदार यार सादिक और दीगर सियासी रहनुमा जो है सीनियर कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो शामिल होते हैं। आज के इस इजलास में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो भावलपुर और भावल नगर की भावलपुर डिवीजन है जिसके 3 अजला हैं और 3 अजला के जो मुकम्मल सीटें हैं उनके इंटरव्यूज किए गए हैं। यहाँ पर कौमी असम्बली की जो नशिस्तें हैं वो तकरीबन 15 मुकम्मल नशिस्तें हैं, जबकि सूबाई असम्बली की 31 नशिस्तें शामिल हैं और मजमूई तौर पर 15 कौमी असम्बली की नशिस्तों के लिए 27 उम्मीदवार जो हैं उनके आज इंटरव्यू किए गए और सूबाई असम्बली की 31 नशिस्तें थी जिनके 68 उम्मीदवार जो हैं असल थे जिनको आज बुलाया गया था और 3 मरहलों में ये इंटरव्यू जो है वो मुकम्मल किए हैं। मैं आपको बताता चलूँ इसकी अगर डिटेल की बात करें तो जिला भावलनगर की 4, जिला भावलपुर की 5 और जिला रहीम यार खान की 6 नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की। और अगर सूबाई असम्बली की बात की जाए तो जिला भावलनगर की 8, जिला भावलपुर की 10 और जिला रहीम यार की 13
सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं जिनके आज इंटरव्यू किए गए हैं और अपनी नामों का फैसला किया गया है। अभी 5 इजलास मजीद जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के होंगे 18, 19 और 20। ठीक है, 5 मजीद इजलास होने जा रहे हैं। 11वां पार्लिमानी बोर्ड का इजलास था जो आज हुआ है, जिसकी सदारत नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने की है। बहुत शुक्रिया सुहेब हसन कासमी, आप हमें इस हवाले से तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सियासी सूरत हाल आपने जान लिया, मौसम की बात कर लेते हैं। जनाब, लाहौर में आज पहली मसनूई बारिश का तजुर्बा किया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू भी की और कहा कि UAE की हुकूमत के ताउन से ये मसनूई बारिश की गई है और बारिश के दौरान 48 फ्लेयर्स फायर किए गए हैं। लाहौर के 10 इलाके हैं जहाँ पे बूंदाबांदी हुई है। बारिश के असरात का रात तक पता चलेगा। मसनूई बारिश पर 35 करोड़ रुपए के खर्च की जो खबर है वो गलत है। 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर हमें खर्चा भी करना पड़ा तो हम सूरत हाल को बेहतर करने के लिए करेंगे। उनकी गुफ्तगू सुनिए। पहला एक्सपीरियंस था जो हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाब हो गया। जैसे ही हमें थोड़े से बादल नज़र आए, बल्कि 10-12 दिन तो हो गए थे, एक भी बादल नहीं आ रहा था। आपको पता है इस टाइम आज सुबह भी लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर था और ये एक्सपेरिमेंट करना कोई आसान चीज़ नहीं थी। और इसमें हम UAE गवर्नमेंट के, UAE प्रेसिडेंट के, हमारे फेडरल गवर्नमेंट, हमारे इदारे, उन सब ने हमें सपोर्ट किया और उसके बाद ये मुमकिन हुआ। लाहौर के तकरीबन 10 इलाकों में जो है वो बारिश ऑलरेडी हो गई है, हल्की फुल्की बारिश है। इसका कुछ इम्पैक्ट अभी थोड़ी देर बाद आएगा। जो दूसरा मिशन है उसका भी रिज़ल्ट इंशाल्लाह शाम तक, रात तक उसका भी रिज़ल्ट आ जाएगा। लेकिन लाहौर में ओवरऑल तकरीबन मेजॉरिटी जगहों पे बारिश हो गई है। इस पर बात करने के लिए माहिर माहौलियात डॉक्टर एजाज साहब ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, बिलाखिर आज लाहौर में मसनूई बारिश की गई है। 10 इलाके हैं जहाँ पे बूंदाबांदी हुई है। ये बताइएगा सर, पहली दफ़ा ये तजुर्बा किया गया है और जिस तरह से मोहसिन नकवी साहब कह रहे थे कि कुछ वक्त दरकार होता है, उसके बाद हमें पता चलेगा कि इसके असरात क्या हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि कितना वक्त दरकार होता है मसनूई बारिश के बाद और क्या असरात अगर मुरतब होंगे तो हमें लगेगा कि ये तजुर्बा जो है वो सूदमंद रहा। देखिए, बहुत शुक्रिया। एक तो ये है कि जब भी बारिश होती है, एक तो जब कुदरती बारिश है तो उसके बाद जो जितने भी आपके पार्टिकल्स हैं जो कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स कहलाते हैं, जो हवा में मुअल्लक होते हैं, वो बैठ जाते हैं। तो जब वो बैठते हैं तो जाहिर है जो स्मॉग का इशू है ये इसमें बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो कमी वाक़या होती है। और जिस तरह ये मसनूई जो बारिश की गई है उसके भी असर, जैसे ही बारिश अभी जिस तरह आपकी रिपोर्ट में है कि बूंदाबांदी जो है वो हुई है, ज़रा बारिश थोड़ी ज़्यादा अगर होती है तो उसके बाद फिर हम ये कह सकेंगे कि हाँ इसके असरात जो हैं वो हुए हैं और जो स्मॉग है वो कम हुई है या बैठ गए हैं पार्टिकल्स। और लेकिन ये एक स्टेप है। बेहतर तो ये है कि आप ये स्टेप लें, लेकिन उसके साथ साथ जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है जिसकी वजह से ये मसला है उसको भी जो है हमें ज़ेर गौर लाने की ज़रूरत होगी। क्योंकि ये पार्टिकल्स जब ये बैठेंगे कुछ अरसे बाद, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन बाद फिर दोबारा जो है वो जो इशू सामने, क्योंकि डस्ट ने फिर उभरना है, ट्रैफिक ज्यादा होगी, लोगों के आना जाना होगा, तो वो जो मिट्टी बैठी है वो फिर दोबारा से उभरेगी और उसके बाद फिर ये सारा सिलसिला जो है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देख रहे थे कि पिछले दिनों जब हम सुबह उठे तो हमें ऐसा फील हुआ कि अब सर्दी बाकायदा तौर पे आ गई है और हर चीज़ धुंधली हमें नज़र आई और ऐसा लग रहा था कि अब फॉग आ गई है। सर्दी अगर बढ़ेगी और फॉग जब आएगी तो क्या स्मॉग की शिद्दत में कमी वाक़ई होगी इससे, या वो भी हम यही समझेंगे वो फॉग नहीं बल्कि स्मॉग ही है? देखें, जो स्मॉग है ना ये फॉग और स्मोक का एक कॉम्बिनेशन है। तो जब ओस जो पड़ती है या धुंध जो आती है उसमें जो ये पार्टिकल्स होते हैं ना, जो ज़र्रात होते हैं, जो किसी भी धुएं के या किसी भी और फैक्ट्री जैसे अगर उसके जो भी ज़र्रात हैं वो जब उसमें शामिल होते हैं तो वो फिर जो है स्मोक बन जाती है। तो ये ज़र्रात जब तक स्मोक है उस वक्त तक ये रहेंगे और स्मेल भी आती रहेगी और लोगों को बीमारियां भी होगी। हाँ, अलबत्ता ये होता है कि क्योंकि सर्दियों में जो ये
बहुत थिक हवा होती है, थिक जो उसमें ज़र्रात होते हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठ जाते हैं। गर्मियों में भी ये होते हैं, ये नहीं कि गर्मियों में नहीं होते, लेकिन चूंकि वो टेम्परेचर जो दिन और रात का टेम्परेचर का फर्क इतना नहीं होता, इस वजह से वो हवा में मुअल्लक रहते हैं और हमें ज्यादा उसका एहसास नहीं होता, हालांकि हम वो इनहेल कर रहे होते हैं। इसमें ज्यादा चूंकि वो नीचे बैठना शुरू हो जाते हैं, जो रात होती है, ठंड होती है, तो वो हैवी चीजें नीचे आना शुरू हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम मसनूई बारिश की ही बात करें, जिस तरह से आप भी बात कर रहे थे कि ये कोई इस तरह एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसका लॉन्ग टर्म पे इम्पैक्ट हमें नज़र आएगा, वक्ती तौर पे हमें ये लगेगा कि शायद किसी हद तक हमने स्मॉग पे काबू पा लिया है, लेकिन क्या जिस तरह से इसके मसनूई बारिश के लिए बादलों का होना ज़रूरी है, तो क्या ये भी होता है कि मसनूई बारिश जब होती है तो उसके बाद ये जो कुदरती बारिश है उसको भी हेल्प आउट करती है और उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुदरती बारिश भी होगी? ऐसा भी सिस्टम है कोई? ऐसा वैसे होता नहीं है, लेकिन ये अगर कुदरती तौर पर कोई ऐसा जिसमें वो बादल का कोई सिस्टम अगर आ जाता है इस दौरान में, तो उसने बारिश, तो आपको पता है कि आज से तकरीबन 20-25 दिन पहले बारिश एक हुई थी, जो कुदरती बारिश हुई थी, उससे कुछ दिन जो है वो हालात बेहतर रहेंगे। लेकिन इसका भी यही है, मसनूई बारिश जो की है इसमें हालात कुछ दिन बेहतर रहेंगे, लेकिन उसके बाद फिर वही सिलसिला रहेगा। लेकिन इससे कुदरती बारिश को बहुत ज्यादा वो उस तरह सपोर्ट तो नहीं मिलेगी अगर इस दौरान में कोई सिस्टम डेवलप हो और जाता ना ही है। हम इसको कंपेयर कर सकते हैं कुदरती बारिश के साथ। और लॉन्ग टर्म, जिस तरह से पहले भी हम आपसे अपने प्रोग्राम्स में गुफ्तगू करते रहे और आपने बताया था कि लॉन्ग टर्म के लिए हमें दरख्तों को लगाना है, हमें पोल्यूशन को कम करना है, हमें धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की रोकथाम पे काम करना है, ताकि आने वाले जो साल हैं जब ये वाला सीज़न आए तो हम स्मॉग से बच सकें। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप हमेशा हमें टाइम देते हैं और आप हमें बड़े मुफीद मशवरे भी देते हैं। और स्मॉग के हवाले से हमेशा से हमने बात की है और यही कहा गया है कि ये जो तरीके अपनाए जा रहे हैं इससे हम वक्ती तौर पे तो कुछ फ़ायदा ले सकते हैं, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म इसका फ़ायदा लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे अमल करना होगा और उसी से ही हम इस तरह की सूरत हाल से बच सकते हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की बात करते हैं। जेहलम पिंड दादन रोड केस में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। नैब ने अडयाला जेल में उनकी गिरफ्तारी डाल दी है। नैब ने सेशन अदालत से वारंट तामील की इजाज़त भी ली थी। नैब अदालत से फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेगी और नैब के मुताबिक फवाद चौधरी पर करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस का इल्ज़ाम है। सेक्शन 24A के तहत फवाद चौधरी के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। फवाद चौधरी जिनकी मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है, उनकी मुश्किलात में तो इजाफा हो रहा है, लेकिन आवाम के लिए कुछ रिलीफ निगरान हुकूमत की जानिब से दिया गया है। महंगाई की जो सताए अवाम है उन्हें बड़ा रिलीफ ये मिला है कि पेट्रोल 14 रुपये लीटर सस्ता कर दिया गया है। नई कीमत 267 रुपये 34 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत 13 रुपये 50 पैसे कम हो गई है, 276 रुपये 31 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। मिट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपये 14 पैसे कमी हुई है और इस तरह से जो नई कीमत है वो 191 रुपये 2 पैसे मुकर्रर कर दी गई है, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इत्तलाक हो चुका है। तो निगरान हुकूमत ने आवाम को रिलीफ दिया है, लेकिन आवाम क्या कहती है वो आपको बताते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को उन्होंने खुशाइन करार दिया है और मुतालबा किया है कि जो दीगर अशिया हैं उनकी कीमतों में भी कमी की जाए। उनकी ज़रा गुफ्तगू आप सुनिए। इस तरह का पाकिस्तान का माहौल चल रहा है ना जी, चल रहे हैं, ये थोड़ी थोड़ी जो खुशी है ना, ये हमारे हालात हमारी सोच को थोड़ा सा बदलती है। तो मैं तो अपील करूँगा कि ये और कमी होनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल फ़ायदा होगा आवाम को। हाँ जी, 258 पे हो गया लीटर पेट्रोल, बिल्कुल फ़ायदा होगा आवाम को। इंटरनेशनल मार्केट में जितनी प्राइसेस कम हुई है, मेरा 60 से 65 रुपये अभी भी हम ज़्यादा दे रहे हैं पर लीटर। तो रिलीफ जो है ये तो बेवकूफ़ बनाया है सिर्फ हमें। आवाम की राय आपने जानी। IMF की बात करते हैं, जिन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा कर दिया है। गरीबों और मिडिल क्लास मुलाजमीन पर टैक्स इजाफे की तजावीज़ उन्होंने दे दी हैं। तनख्वाहदार और कारोबार पर आमदनी के लिहाज से आयद टैक्स को महदूद करार दे दिया गया है। हुकूमत को कई अशिया पर सेल्स टैक्स को 18% करने की भी तजवीज़ दी गई है। IMF का ये कहना है कि आमदनी के लिहाज से टैक्स की हदूद को 7 से कम करके 4 किया जाए। तो एक बार फिर IMF ने डू मोर का मुतालबा कर दिया है।
एक अहम सवाल ऐसे में ये है कि जो हमारी मुल्की मईशत है उसको कैसे बेहतर बनाया जाए। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का ऐसे में इजलास हुआ। मुतल्लिका वजारतों ने अपने मनसूबों पर पेशरफ से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। इजलास के शुरका का मंजूर शुदा मनसूबों को मुकर्ररा वक्त में अमल दरामद पर जोर सामने आया, जबकि मुख्तलिफ शोबों के माबैन इत्तफाक राय काम करने के हवाले से भी इस इजलास में गुफ्तगू की गई और अहम एजेंडा यही था कि जो मुल्की मईशत है उसको बेहतर कैसे बनाया जाए। अगर हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करें और डॉलर की बात करें तो रवां हफ्ते में भी रुपए की डॉलर पर बढ़तरी रही। इंटरबैंक में डॉलर 61 पैसे सस्ता हुआ, 283 रुपये 26 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 25 पैसे कमी हुई, 284 रुपये 50 पैसे पर बंद हुआ। उधर रवां हफ्ते पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहा। हफ्ते के आगाज़ पर कमी रही और इख्तितामी दिनों में मार्केट में तेज़ी देखी गई। मजमूई तौर पर 100 इंडेक्स में 93 पॉइंट्स की कमी हुई और मार्केट 66,130 पॉइंट्स पर बंद हुई है। मईशत की सूरत हाल और ऐसे में स्टॉक मार्केट और डॉलर का जो उतार चढ़ाव का सिलसिला था वो जारी रहा। हमने देखा कि रवां हफ्ता जब शुरू हुआ तो स्टॉक मार्केट में कुछ मंदी का रुझान रहा, लेकिन आने वाले दिनों में और इख्तितामी दिनों में हफ्ते के कुछ तेज़ी भी सामने आई है। हफ्ते के आगाज़ पर कमी रही, इख्तितामी दिनों में मार्केट में तेज़ी का रुझान रहा। मजमूई तौर पे अगर हम बात करें तो 100 इंडेक्स में 93 पॉइंट्स की कमी हुई है और मार्केट 66,130 पॉइंट्स पर बंद हुई है। रवां हफ्ते के दौरान ये सिलसिला जारी रहा, यानी स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव हमें देखने को मिला। जिस तरह से आपको बताया कि हफ्ते के आगाज़ पर कमी रही और जो इख्तितामी दिन थे उसमें मार्केट में तेज़ी रही। मजमूई तौर पर 100 इंडेक्स में 93 पॉइंट्स जो है वो कमी हुई है और डॉलर पर रुपए की बढ़तरी भी रवां हफ्ते बरकरार रही। इंटरबैंक में डॉलर 61 पैसे सस्ता और 283 रुपये बंद हुआ है। रवां हफ्ते मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल रही स्टॉक एक्सचेंज की और डॉलर का उतार चढ़ाव का सिलसिला कैसा रहा, नजीब नाइश हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं। जी नजीब, बताइएगा। जी बिल्कुल, डॉलर के हवाले से बात की जाए तो डॉलर में इस हफ्ते कमी हुई है, जबकि स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान रहा। इस हफ्ते इंटरबैंक में डॉलर 61 पैसे सस्ता होकर 283 रुपये 26 पैसे तक पहुंचा, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 25 पैसे सस्ता होकर 284 रुपये 50 पैसे पर क्लोजिंग आई। जबकि स्टॉक मार्केट के हवाले से बात की जाए तो स्टॉक मार्केट में 93 पॉइंट्स की कमी हुई और मार्केट 66,130 पॉइंट्स पर बंद हुई। नजीब, आपकी आवाज़ ठीक से हमें नहीं पहुंच रही है। जिस तरह से आप बता रहे थे कि रवां हफ्ते भी रुपए जो है वो डॉलर पर बढ़तरी को उसने कामयाबी से बरकरार रखा और अगर हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो उतार चढ़ाव का सिलसिला रवां हफ्ते जारी रहा। जब हफ्ते का आगाज़ हुआ तो कुछ कमी देखने को मिली, लेकिन इसके बाद हमने देखा कि कुछ पॉइंट्स का इजाफा भी हुआ है। मजमूई तौर पे बात करें तो 93 पॉइंट्स की स्टॉक एक्सचेंज में कमी देखने को मिली है। मुल्क की मौशी सूरत हाल जो कि कुछ बेहतरी की जानिब जा रही है और स्टॉक एक्सचेंज में भी हम देख रहे हैं कि उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। अभी शामिल करेंगे सुपर 20। हम वापस आएंगे ब्रेक के बाद। दी न्यूज़ रूम से अब तक के लिए इतना ही। आपसे इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।